नौजवान के गुरुबंद के नीचे नेक टाइट, नेक मुराद कैबल टाइट बांधे, यानी आपके जो गले को बांधे मुराद वो टाइट है। जी और कॉलम क्या? जी अस्सलाम वालेकुम बॉयज, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, उसका नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। इंशाल्लाह हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को कंडक्टर कहते हैं तो वो कंडक्टर क्यों है, अगर हम किसी चीज़ को इंसुलेटर कहते हैं वो इंसुलेटर क्यों है, और एक और तरह की मटेरियल हमको डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। हम ये भी देखेंगे सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज है। जी बात, हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले वो सॉलिड है। क्वेश्चन है व्हाट इज सॉलिड। आपको याद होगा मैटर की 4 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। देन व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज द वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है कि मैटर की जो बुनियादी यानी 4 है ना, उनमें से एक चीज है वो मैटर है। मैटर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी, तो आप उसको बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स सारे के सारे पैक्ड हैं, मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो कभी भी वो अपने पॉइंट से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। दीज आर सॉलिड्स। अब हम जिस चीज को स्टडी करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्वेश्चन ये है व्हाट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज नोन एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी मैटर की यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, सॉलिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जिस तरह अब स्ट्रक्चर है तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके वॉल्यूम से रिलेटेड वो स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिकली हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस केस में आपको डिफरेंट फिगर्स नजर आ रही है, ये बेसिकली एप्लीकेशन क्या है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। यहाँ पे एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के दरमियान अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से वो जो एप्पल है वो ब्लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली वो इंडक्टर है, करंट कैरिंग कॉइल, उसके दरमियान जब सॉलिड को पास करवाया गया तो वो हीट हो गया। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बात करूँ तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन के लिहाज से बात करें तो 3 तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम इन प्रॉपर्टीज के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो अभी स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा कि हम स्टडी करने वाले हैं सॉलिड को। हम ये स्टडी करेंगे कि सॉलिड होता क्या है। तो हमने सॉलिड के रिलेटेड पढ़ा, ये फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है, और बताया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे, दे आर नॉट फ्री टू मूव। जब फ्री टू मूव नहीं होंगे तो इनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी और इनके जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम सॉलिड के स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है जिसको हम क्लासिफिकेशन में लिख चुके हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है। ये सारी की सारी हम किस में स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, तो हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने मश्क में आ गया। मश्क में देखिए कि सबसे पहले जो उसने पूछा है अफसाने को पेशे नजर रखते हैं जी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, पॉलीमेरिक सॉलिड्स है। हमने इस तरह से क्लासिफाई किया। तो हर सॉलिड के रिलेटेड हमने मजीद जो 5 या 6 हेडिंग्स बनाई है इसको स्टडी करना है। पहली हेडिंग है डेफिनेशन, फिर आपके पास है इसका सेकंड नेम अगर है तो नेम की एग्जांपल्स क्या हैं। डायग्राम इस स्लाइड के अंदर आपको नहीं मिलेगी, डायग्राम आपको अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा इसकी। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो ये सारी बातें पहले मैं डिस्कस करूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, फिर ये सारी बातें डिस्कस करूंगा अमॉर्फस सॉलिड के लिए, फिर सारी बातें डिस्कस करूंगा पॉलीमेरिक सॉलिड के लिए।
तो डिफाइन करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए द सॉलिड इन विच एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न एंड रिपीटिंग पैटर्न। मतलब ये कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको कि अगर आप यहाँ से पाकिस्तान में अगर चीनी का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे तो दुनिया में जहाँ मर्ज जाएंगे तो चीनी का स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसी तरह आपको जो सॉल्ट का स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, तो दुनिया में जहाँ पर सॉल्ट देखेंगे दैट इज क्यूबिक। तो ये क्या है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन किस तरह अरेंज है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका सेकंड नेम क्या, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, कि जो आपके पास प्योर सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रू सॉलिड। जिस तरह आपके पास इसकी एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, इसमें मेटल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सिरेमिक्स हैं। मेटल में जितनी भी मेटल्स हैं, अब इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इवन के आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स में आती है। अब कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं दैट इज कंपाउंड। और सेरामिक्स क्या है, घर में जितनी भी आपको पता है ये इसकी एग्जांपल समझ लें, बेसन वाली चीजें होती हैं तो सेरामिक्स बोलते हैं, वो भी ट्रू सॉलिड्स में आती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो जाते हैं। हर आपके पास मटेरियल का, हर सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं वो स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। यानी अगर आपके पास सोडियम है उसका अपना होगा, कॉपर है उसका अपना होगा, आयरन का अपना होगा, जिंक का अपना होगा। दुनिया में जहां मर्जी ले जाएंगे तो आपको जो उसका पॉइंट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा वो सेम मिलेगा। और इसकी एक एडवांटेज क्या है कि हम ना एक स्मूथ सरफेस बना सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। जब हमें कोई स्मूथ एरिया क्रिएट करना हो, फॉर एग्जांपल जब आप इसको कट करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में, तो जब इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे ना तो हर जो पार्ट होगा ना वो एक, आप ये समझ लें कि प्लेन शेप रखता होगा। तो ठीक है, जब आप कट करेंगे तो बिल्कुल फाइन शेप आपको मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अभी हमने स्टडी की क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड। अगला जो टॉपिक है दैट इज अमॉर्फस। जो बातें हमने क्रिस्टलाइन के लिए की थी सारी अमॉर्फस के लिए करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो थे जिसमें एटम अरेंज होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम बिल्कुल अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, द सॉलिड which do not have regular arrangement of molecules, atom and ion like crystalline solid। कहते हैं ऐसे सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह नहीं है और इनके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ये जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन है ये बिल्कुल भी अरेंज फॉर्म में नहीं होते, these are called as amorphous solid। और इनको हम ग्लासी सॉलिड बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इसको सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी कहा जाता है। ये सारी की सारी अमॉर्फस सॉलिड की ही नेम है, डिफरेंट नेम्स। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज है। उसकी एग्जांपल क्या है, ऑर्डिनरी ग्लास इसकी एग्जांपल है। मतलब घर में जो शीशा है, आप विंडो ग्लास की बात कर लें, मिरर की बात कर लें, वो इसी एग्जांपल में आता है। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ऑन हीटिंग दे बिकम विस्कस लिक्विड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखना है इसमें यह है कि इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जब आप उसको हीट करना शुरू करेंगे, ग्लास को आप हीट करेंगे, ग्लास कभी भी जल्दी मेल्ट नहीं होता। ये क्या होगा, विस्कस लाइक मटेरियल बना देता है, जेली लाइक मटेरियल बनाता है हीटिंग पर। इस तरह अगर आपके पास आइस है ना, आप उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट वाटर में चेंज हो जाता है। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, जब आप इनको हीट करते हैं तो ये सॉलिड में चेंज, ये लिक्विड में चेंज नहीं होते, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। उसको बोलते हैं विस्कस लिक्विड। और एक टेम्परेचर पे होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम हीट करते हैं ग्लास को तो 600 से लेके 800 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी भी टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो सकते हैं। जो इसलिए कहा जाता है इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए उसने इसलिए लिखा है डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अमॉर्फस सॉलिड क्या है, दीज आर मोर सॉल्युबल एंड फास्टर डिसॉल्वेबल। यानी कि आपके पास अगर केमिकल्स के अंदर इनको डिप कर दिया जाए तो जो मेटल्स हैं वो इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन उनके करस्पॉन्ड अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, ग्लास की बात करें तो बहुत जल्दी क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती हैं। और एक और बात, ये इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ये डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल, ज्यादा महंगे नहीं होते, आसानी से इनको बना दिया जाता है। और लास्ट पे आता है हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड।
व्हाट आर द पॉलीमेरिक सॉलिड? ये इंटरमीडिएट सॉलिड होते हैं, यानी कि कह लें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के दरमियान जो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पॉलीमेरिक सॉलिड। मैं दोबारा बोल दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जो रेगुलर अरेंज होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के दरमियान जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। अच्छा, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखी? सॉलिड हैव इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट ऑर्डर भी हो, ऑर्डर और डिसऑर्डर मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, दीस आर कॉल्ड एज पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो क्या बोलते हैं? दीस आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट सॉलिड और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो नाम है इसके, क्या बोलते हैं इनको? इंटरमीडिएट सॉलिड या इसको बोलेंगे पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके एग्जांपल में क्या है? पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी है, घर में जो पाइप्स होते हैं, जो ग्रीन पाइप होते हैं जिसमें पानी के लिए यूज किया जाता है, वो भी आपके पास पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं। जैसे नायलॉन रबड़ जिसको लैलन बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास क्या पॉलीमेरिक सॉलिड में आता है। और ये पॉलीथीन क्या होता है? जो शॉपर होता है उसको पॉलीथीन बोलते हैं। और याद रखिए कि दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ये इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज को इनहांस किया जाए। इनकी भी डायग्राम नहीं है, और पॉलीमेरिक सॉलिड की भी कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, और इसकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। मतलब आयरन और पॉलीमर की कंपैरिजन अगर लेके आए तो आयरन लेट्स सपोज अगर 1 kg जितना वेट रखता है, उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, वो इसको बिल्कुल आधा आप समझ लें कि पॉलीमेरिक सॉलिड होता होगा। तो मतलब पॉलीमेरिक सॉलिड आयरन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका वेट आयरन से कम होता है। जैसे आजकल प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं, तो प्लास्टिक की चेयर्स आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त किसके? आयरन की चेयर के। लोहे को जंग लग जाता है, वो लोहा खराब हो जाता है। लोहे की लाइफ अगर हम कहें तो 5 से 10 साल के दरमियान ये करोड़ होके खत्म हो जाता है। लेकिन जो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चेयर्स, ये टूट जाती हैं लेकिन खराब नहीं होती। अगर आप इसकी जो लाइफ साइकिल है तकरीबन 1000 साल का लाइफ साइकिल है। तो आजकल के दौर में पॉलीमर्स को प्रेफर किया जा रहा है। इवन के आप ये समझ लें कि जो एरोप्लेन की बॉडी है वो पॉलीमर से बनाई जा रही है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और स्ट्रेंथ ज्यादा होने के साथ साथ उनका वेट भी कम होता है। आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये एक दूसरी बात ये कि काफी टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। बेकालाइट एक पॉलीमर है जिसको हम मैजिक बोलते हैं, दुकान से मिलती है। एक वाइट ट्यूब होती है, एक ब्लैक ट्यूब होती है। जब उनको मिलाते हैं ना तो वो ब्लैक कलर का मटेरियल बनाता है। जहां पे लगाएंगे ना तो वो आयरन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ज्यादा हीट को बियर कर सकता है। तो ये सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं। तो ये कंपैरिजन के साथ हमने डिस्कस किया। आपने कंपैरिजन के साथ ही ज़हन में रखना, याद करना आसान होगा। अच्छा, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अभी हमने बात की थी, उनकी एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहली एग्जांपल आपके पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इस केस में आप देखेंगे कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड है। इनको आप नजर आ रहा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट है। और इस केस में देख सकते हैं नीचे भी कि आपके पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऐसा सॉलिड होते हैं जिसमें जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसकी टेबल सॉल्ट एग्जांपल है, शुगर इसके एग्जांपल में आता है। और ये देखिए अगर आपके पास एक कंपाउंड है, इनको हम मिला देंगे तो एक रेगुलर शेप आपके पास मिल जाएगी। और इस तरह अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास में कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता। उसके लिए लिखा है ग्लास ऑन अदर हैंड एन अमॉर्फस मटेरियल बट दैट इज लैक ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती है। और इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं, हमारे पास आते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। तो ये सारे के सारे पॉलीमर्स ही हैं। पॉलीमर्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ी बड़ी चेन बनाते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये चेन कंटिन्यूस चलती जाएगी। जो मैंने पॉलीथीन लिखा था, ये पॉलीथीन की एग्जांपल आपके सामने है इस तरह, ठीक है। तो आपके पास ये सारे के सारे क्या है? ये पॉलीमेरिक सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। बुक में इसकी फिगर बनी हुई है, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं जी। अब हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलेटिक और यूनिट सेल। क्रिस्टलेटिक और यूनिट सेल आपको इस फिगर में दिखाया गया। क्रिस्टलेटिक्स के क्रिस्टलेटिक्स पॉइंट क्या है? ये आपके पास जो पूरी अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, ये पूरे का पूरा एक क्रिस्टल है, यानी अब क्या लेंगे, पूरे का पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ
कि ये पूरे के पूरे एटम्स किस अरेंजमेंट में है, तो मैं पूरे के स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं छोटा सा हिस्सा निकाल लूंगा इसका। जो छोटा सा हिस्सा मैं इसको सेपरेट करूंगा ना, इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम अटैच है। मतलब हम क्या कहेंगे, एक क्यूब के अंदर कितने हैं, 8। तो अब जो पूरे इस क्रिस्टल के अंदर बात करेंगे, तो आप जो स्ट्रक्चर इसका होगा, इस पूरे फिगर का स्ट्रक्चर भी सेम है। तो क्रिस्टलैटिक क्या है, यूनिट सेल हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि जो यूनिट सेल है इसका डेफिनेट वॉल्यूम है एंड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब इसमें कितने पॉइंट्स मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट है। Therefore, a crystalline and unit cell coexist in three-dimensional representation of atom, ion और molecule in a crystal। यानी आपके पास किसी भी चीज का या किसी भी क्रिस्टल का छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, उसको बोलते हैं यूनिट सेल, और वो छोटा सा हिस्सा मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलैटिक। दोबारा सुन ले, मैंने क्या बोला, एक किसी भी क्रिस्टल का जो छोटा सा हिस्सा जो पूरी क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन देता हो, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टलैटिक्स बनाते हैं जी। अब आते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है कि जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। मतलब एक रबड़ बॉल है, उसको अगर आप स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे, तो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन में हमारे पास कितनी तरह की डिफॉर्मेशन आती है, मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ। लीनियर डिफॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन क्या है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके अंदर लीनियरली चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपने फोर्स लगाई है और उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग की एग्जांपल आप जहन में रख सकते हैं कि जब स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ कम हो जाएगी, फिर खींचेंगे तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो लीनियर डिफॉर्मेशन आ रही है, उसको वो बेसिकली आपके पास है। लीनियर डिफॉर्मेशन इज चेंज इन लेंथ व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी सिस्टम की लेंथ चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग रबर, ठीक है, ये स्ट्रेच रबर जो है वो इसकी एग्जांपल में आएगा। अच्छा, वॉल्यूम डिफॉर्मेशन क्या है, अगर लेंथ चेंज हो जाए तो लीनियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। कंप्रेशन ऑफ अंडरग्राउंड रॉक एंड फॉसिल फ्यूल। आप ये समझ लें एक बॉल है, रबड़ बॉल है, आप रबड़ बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसके शेप के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम डिफॉर्मेशन आती है। ठीक है, ये रॉक्स की एग्जांपल आप इसके जेल में रख सकते हैं। और लास्ट पे क्या आता है, दैट इज शेयर डिफॉर्मेशन। और शेयर डिफॉर्मेशन में क्या है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ये आपके सामने मैंने इसकी फिगर बनाई है कि एक जूते का डब्बा समझ लें। अब जूते के डिब्बे के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे ना, तो जूते का डिब्बे इस जो क्या कहते हैं, जूते का डिब्बे के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे ना, आप एक साइड से जब फोर्स लगाएंगे, उसकी शेप में जो चेंज आएगा ना, ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज होगा। इस तरह आपके पास एक स्पंज है, स्पंज के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा, शेयर डिफॉर्मेशन में आएगा। तो ये सारी की सारी एग्जांपल है शेयर डिफॉर्मेशन की। ठीक है, और लास्ट पे जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? ये वही है जिसको हम दबाव बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ यानी इसकी स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट कैन प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। यानी अभी हम बात कर रहे थे ना कि बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, तो वो तो बात अभी हम कर रहे थे डिफॉर्मेशन की, सॉरी स्ट्रेस की बात कर रहे थे। तो हमने कहा था फोर्स लगती है तो शेप चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, डिफॉर्मेशन। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से अगर किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाए तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, इसका सिग्मा सिंबल होता है। ठीक है, इसको लिख लें, मैं आपको इसको करेक्ट करा दूंगा, या इसको करेक्ट करके शेयर करूंगा। यूनिट इसका होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर फॉर्मूला लिखें तो डेफिनेशन से आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसके लिहाज से लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप कौन कौन सी,
पहले आपके पास है लीनियर स्ट्रेस, फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फिर आता है शेयर स्ट्रेस। 3 तरह की डिफॉर्मेशन आई थी ना, कौन कौन सी? लेंथ में चेंज आया था, वॉल्यूम में चेंज आया था और शेप में। तो लेंथ में जब चेंज आया उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आया तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और जब शेप में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेस। मतलब वो फोर्स जो किसी भी शेप, किसी भी सिस्टम की लेंथ को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज, वो फोर्स जो किसी भी सिस्टम की लेंथ को चेंज करते, तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, तो पढ़े, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, तो वो फोर्स जिसकी वजह से लेंथ चेंज हो जाए दैट इज लीनियर स्ट्रेस। इसके दो नाम और भी हैं, कौन कौन से? इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। If the linear stress increase the length of the body, that is called as tensile stress। और अगर उसको आप दबाएं, मतलब स्प्रिंग को जब खींचेंगे ना, तो उस केस में लेंथ इंक्रीज होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। और उसको अगर दबाएंगे ना, तो दबाने से उसका लेंथ कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन द वॉल्यूम, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया विच चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और शेयर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज शेयर स्ट्रेस। कितनी तरह की होगी स्ट्रेस? 3 तरह की है, लीनियर, उसके बाद वॉल्यूम, शेयर। अगर लेंथ चेंज हो जाए तो लीनियर बोलेंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाए तो वॉल्यूम बोलेंगे, और अगर शेप चेंज हो जाए उसको शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। और लीनियर के लिए मैंने आपको बता दिया 2 तरह की और टाइप्स हैं, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। टेंसाइल क्या है? अगर आप फोर्स लगे और लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे टेंसाइल। और अगर आप वॉल्यूम फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तो कंप्रेस करें उसको, तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। जिस तरह मैंने आपको डिफरेंस की फॉर्म में लिखवाया है, आपने इसी तरह ही इसको नोट करना है, इसी तरह नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर बुक वाली बात करें, बुक में पैराग्राफ्स लिखे हुए तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आती होगी। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।